नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपका कहना है कि एमसीडी ने नालियों की सफाई में बड़ा घोटाला किया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 35,000 मीट्रिक टन सिल्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की लूट की गई है। ठेकेदारों को भुगतान किया गया है और फिर वो बांटा गया है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सारा का सारा पैसा लूटा गया है। एमसीडी ने कोई भी गाद निकालने का काम नहीं किया। इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने वाले लोग जानते होंगे कि ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं पर भी गाद निकालने का काम नहीं किया गया, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली के सिर्फ मुख्य रास्तों पर गाद निकालने का काम देखा होगा, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है। वहां पर पिछले 2 महीने के अंदर मेन होल को खोलकर गाद निकालने का काम किया गया। उसमें से कुछ गाद अभी भी सड़कों के किनारे रखी होगी और कुछ जगह से उठा ली गई होगी, लेकिन एमसीडी की सड़कों पर गाद निकालने का काम नहीं हुआ है। दिल्ली की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या को 1 सप्ताह के बाद देखेंगे। दूसरी ओर करोड़ों रुपए की भुगतान ठेकेदारों को कर दी जाएगी और फिर वो पैसा मिल बांटकर खा लिया जाएगा। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये तमाम आरोप एमसीडी पर लगाए हैं। उनका कहना है कि एमसीडी में तमाम जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के हैं, बीजेपी के अधीन एमसीडी चलती है और इसी वजह से कोई भी काम नहीं किया गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर बड़े आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से अब मानसून की स्थिति आ गई है, मानसून आज से सक्रिय होने वाला है। दिल्ली में आज से बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया है कि आज से बारिश लगातार होगी और अब आगे दिल्ली में एक बार फिर से जलजमाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम तमाम बार ये तस्वीरें देखते हैं जहां दिल्ली में जलजमाव की स्थिति रहती है। और अब इसी बीच आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एमसीडी ने नालियों की सफाई नहीं की है और सफाई के नाम पर घोटाला लोगों के साथ किया है, विश्वासघात लोगों के साथ किया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 35,000 मीट्रिक टन सिल्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से करोड़ों रुपए की लूट की गई है। ठेकेदारों को भुगतान किया गया है और फिर वो मिल बांट कर खा गए हैं तमाम पैसे, ये सौरभ भारद्वाज ने कहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि एमसीडी में जितने भी अधिकारी हैं वो बीजेपी के हैं, इसीलिए एमसीडी बीजेपी के अधीन चलती है और इसी वजह से जलजमाव की स्थिति लगातार पैदा होती है। और अगर बात पीडब्ल्यूडी की जाए तो वो दिल्ली सरकार के अधीन है और इसी वजह से पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर कई जगह मेनहोल को खोलकर गाद निकालने का काम किया गया है। उन्होंने इसका हवाला भी दिया कि कुछ जगह पर अभी भी गाद मौजूद होगी और कुछ जगह ऐसे हैं जहां से उठा ली गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधीन जो सड़कें आती हैं उन पर तमाम कार्रवाई की गई है, नालियों की सफाई की गई है और मानसून में जलजमाव की स्थिति से बचने के लिए पूरे उपाय कर लिए गए हैं। लेकिन जो सड़कें एमसीडी के अधीन आती है उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। उन पर घोटाले के आरोप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने लगाए। नालियों की सफाई को लेकर ये घोटाले का आरोप लगाया है सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने कहा कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सारा का सारा पैसा जनता का लूटा गया है। एमसीडी ने कोई गाद निकालने का काम नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने वाले लोग जानते होंगे कि ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं पर भी गाद निकालने का काम नहीं किया गया है। इसी के साथ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के सिर्फ मुख्य रास्तों पर गाद निकालने का काम आपने देखा होगा, क्योंकि जो सड़कें पीडब्ल्यूडी की अधीन है वो दिल्ली सरकार के अधीन है और इसी वजह से वहां पर गाद निकालने का काम कर लिया गया है और पिछले 2 महीने के अंदर मेनहोल को खोलकर गाद निकालने का काम यहां पर किया गया। यानी साफ तौर पर बीजेपी अधीन एमसीडी पर आरोप और अपने कार्यों की सराहना करते हुए सौरभ भारद्वाज ने ये तमाम आरोप लगाए हैं एमसीडी पर और साथ ही साथ बीजेपी पर भी। एमसीडी पर उन्होंने आरोप लगाया कि नालियों की सफाई एमसीडी नहीं कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से हमने कल ही बात की थी बारिश की कि लगातार अब मानसून आने वाला है और जलजमाव की स्थिति पैदा होगी, और इसी बीच अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने तमाम आरोप एमसीडी पर लगाए हैं और अपने अधीन जो उनके अधीन पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके कार्यों की सराहना की है।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मानसून की दस्तक दी जा रही थी, यानी कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि पिछले कुछ दिनों के अंदर बारिश हो सकती है और लगातार कहीं ना कहीं बारिश होगी तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। मगर हम्म। इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज यानी कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे कहा कहीं ना कहीं कि एमसीडी जो है वो कार्य नहीं कर रही है, और जो एमसीडी की जो तीनों निगमों के अंदर जो जो नेता बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से नालियों की सफाई नहीं हो रही है और जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो रोडों की सफाई हुई है, नालियों की सफाई हुई है, वो कहीं ना कहीं जो एमसीडी है वो अपने श्रेय में लेना चाहती है और कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से नालियों की सफाई एमसीडी के द्वारा दिखाई गई जा रही है रिकॉर्ड हम्म। के अंदर, वो लगभग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला साबित करने की कोशिश करा जा रहा है। और उससे कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि जिस तरीके से एमसीडी के तीनों निगमों के द्वारा जो सफाई का कहा जा रहा है कि इतनी गाज निकाली गई है, लगभग हम्म। 32,000 मैट्रिक टन की जो गाज निकाली गई है, उसका जो खर्चा है यानी ठेकेदार के द्वारा जो ठेका दिया गया है, वो कहीं ना कहीं तीनों ही निगम मिल बांट कर खाना चाहते हैं। और हम्म। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर निगम ने काम किया है तो हमें बताइए कहां पर काम किया है, कहां पर नालियां साफ की है, हम्म। किन इलाकों में जाकर काम किया गया है, और जहां पर गाज निकाली गई है वो कहाँ है, हमें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एमसीडी लेकिन की लेकिन तारीफ करेंगे। राजीव, मगर कहीं ना जमीनी कहीं हकीकत क्या है? क्योंकि देखिए जब हम सड़कों से निकलते हैं, जिस तरीके से आप भी निकलते हैं, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि क्या वाकई जहां पर एमसीडी की सड़कें हैं वहां पर सफाई नहीं है और जहां पीडब्ल्यूडी के अधीन जो सड़कें हैं उन पर सफाई है। जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, ये वाकई सही है? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं सौरभ सौरभ भारद्वाज की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा ही सिर्फ सफाई की गई है और एमसीडी के द्वारा सफाई नहीं की गई, और एमसीडी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दिखा रही है कि इतने हजार मैट्रिक टन जो है उन्होंने गाज निकाल चुके हैं। हम्म। मगर जनता की बात करें या फिर धरातल की बात करें, यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था होती नजर नहीं आ रही है, ना ही नालियों की सफाई की जा रही है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। यहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त रोड पर भी, कहीं सिर्फ झाड़ुआ लगाकर एक साइड में कूड़ा कर दिया जाता है और उससे कहीं ना कहीं जो कूड़ा है वो नहीं उठाया जाता और काफी दिनों तक पड़ा रहता है। मगर कहीं ना कहीं हर स्थिति को समझने के लिए या फिर कहीं जो सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं जो बड़ा घोटाला हो रहा है, अगर वो वाकई में ही बड़ा घोटाला हो रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और कहीं ना हम्म। कहीं जो करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला बताया जा रहा है उससे क्या निगम मिल बांट कर खाएगा, ये भी देखना होगा। मगर सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से कहा कि निगम के जो अधिकारी हैं वो हमको बताएं कि इस तरीके से कहां पर काम किया गया है, ताकि उसकी जाकर हम चेकिंग कर सके। अगर चेकिंग होती है तो कहीं ना कहीं खुलासा हो सकता है कि गाज वाकई में ही निकाली गई है नालियों से या फिर सिर्फ रिकॉर्ड में ही दिखाया गया है। जी लेकिन जमीनी हकीकत जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा राजीव, कि जिस तरीके से आपने बताया भी कि जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वहां पर कार्य हो रहा है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो एमसीडी की सड़कें हैं, एमसीडी के अधीन जो सड़कें हैं उस पर काम नहीं हुआ है और तमाम खानापूर्ति की गई है। और आरोप ये भी है आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी के अधीन एमसीडी है और इसी वजह से वहां पर आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं और आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी इतनी सफाई होती नजर नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो लगातार कहीं ना कहीं जब मानसून की बारिश होती है और कहीं ना कहीं जल भराव का संकट बनता है तो उसके अंदर पीडब्ल्यूडी की भी जिम्मेवारी होती है और एमसीडी की भी जिम्मेवारी होती है। मगर यहाँ पर बात करें धरातल पर दोनों ही तरफों से काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी निकलते हैं रोडों पे तो कहीं ना कहीं सफाई होनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। हाँ, कुछ चुनिंदा जगहों पर जरूर सफाई देखने को मिलती है, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं जो छोटे इलाके हैं या फिर गलियां हैं वहां पर इतनी सफाई नहीं होती है, सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से एमसीडी की, तो एमसीडी बार बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा देती है और दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी का आरोप लगा देती है कि जल भराव का संकट जो है इनकी वजह से बना है। मगर जो हकीकत होती है वो हकीकत इन दोनों ही से बिल्कुल परे होती है। कहीं ना कहीं जनता जो है वो परेशान होती नजर आती है और जैसे ही बारिश होगी फिर दोबारा से वही स्थिति बनेगी और जल भराव का संकट बिल्कुल बनेगा। जी लेकिन जल जवाब का संकट जब बनता है राजीव, तो देखते हैं कि जनता जो है वो पूरी तरीके से त्रस्त हो जाती है। जब भी मानसून की बारिश आती है तो हर बार दिल्ली की यही स्थिति होती है। लेकिन एमसीडी और चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे एमसीडी हो, दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का दौर इनका चलता रहता है कि उन्होंने सफाई नहीं की, उन्होंने नहीं की। लेकिन जनता को किस तरीके से राहत पहुंचाया जाए ये किसी के मद्देनजर नहीं आता। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी की या फिर दिल्ली सरकार की या फिर निगम की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सिर्फ लीपापोती की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता जब वोट करती है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद करती है कि जो सरकार में जो नुमाइंदे होंगे वो उनके लिए काम करेंगे। मगर वो जो नुमाइंदे हैं सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ना कि जनता के लिए। मगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से मानसून आएगा और कहीं ना कहीं कल मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों के अंदर भारी बारिश हो सकती है,
तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ सकती है। और जनता कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जल भराव का संकट ना हो और जो जिसके लिए उन्होंने वोट किया है वो सुविधाएं उन तक मिलती नजर आए। मगर यहाँ पर जब जिस तरीके से अब निगम के चुनाव आने वाले हैं तो लगता है सौरभ भारद्वाज ने इसी को मद्देनजर रखते हुए ही निगम के ऊपर आरोप लगाए और निगम की तरफ से जो रिकॉर्ड पेश किए जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसीलिए पेश किए जा रहे हैं कि निगम के अंदर भी जब चुनाव है तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी खाना पूर्ति जरूर करनी है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल देर शाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम राजनेताओं से घर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद वहां से राष्ट्रीय महासचिव के घर पहुंचकर डिनर भी किया। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है, जिनका अनलॉक होने के बाद ये पहला दौरा है। इस दौरान इंदौर पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ और कोरोना को प्रदेश के लिए नुकसानदायक बताया है। वहीं इस दौरान उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी ली। साथ ही तीसरी लहर से बचाव को लेकर बेहतर इंतजाम करने की बात उन्होंने कही है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर आए प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में प्रेस वार्ता भी की और इस दौरान तमाम स्थितियों का जायजा भी लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो भी स्थितियों का जायजा लिया उसके बारे में बताया कि किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है और इसी के साथ सरकार भी पूरे तरीके से काम कर रही है। तो 2 दिवसीय दौरे पर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री जिन्हें अभी बनाया गया है वो पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं, इंदौर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम स्थितियों का जायजा लिया, अधिकारियों संग मीटिंग भी की, राष्ट्रीय महासचिव के घर जाकर डिनर भी किया और क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली है। यानी कि तीसरी लहर से बचने के लिए किस तरीके से लगातार प्रयास किए जाएं और तीसरी लहर से बचा जा सके, इसके लिए सरकार पूरे तरीके से जागरूक है, प्रयासरत है और इसी वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली गई है। यानी कि कोई भी अगर दिक्कत सामने आती है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से उसका समाधान निकाला जाए, ये इन तमाम चीज़ों पर बातें हुई है। राजनेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात भी नरोत्तम मिश्रा ने की है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा और हाल ही में उन्हें इंदौर का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है, जिसके बाद अब अनलॉक होने के बाद ये उनका पहला दौरा इंदौर का रहा। 2 दिवसीय वो अपने दौरे पर रहे, जहां पर राजनेताओं के घर जाकर उन्होंने मुलाकात की, क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से स्थितियां फिलहाल इंदौर में है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल देर शाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तमाम स्थिति का जायजा लिया और तीसरी लहर पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा, किस तरीके से बचा जा सकता है, इस पर उन्होंने जानकारी ली है। कई ऐसी जगह है जहां पर लापरवाही भी देखने को मिली, इसी वजह से क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली गई है, जिसमें तमाम बातें भी उनको दी गई और दिशा निर्देश भी महत्वपूर्ण उनको दिए गए। जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने राजनेताओं के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की और इसी के साथ राष्ट्रीय महासचिव के घर पहुंचकर भी उनके घर जाकर डिनर भी किया। तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद कल देर शाम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तमाम राजनेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद वहां से राष्ट्रीय महासचिव के घर पहुंचकर डिनर भी किया। बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभारी मंत्री भी बनाया गया है और प्रभारी मंत्री बनने के बाद और अनलॉक होने के बाद उनका ये पहला इंदौर दौरा रहा। 2 दिवसीय वो दौरे पर हैं। इस दौरान इंदौर पहुंचकर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एक तो कोरोना और दूसरे कमलनाथ, दोनों ही देश के लिए नुकसानदायी है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि पहले कमलनाथ और फिर कोरोना नुकसानदायी है, कोरोना से ज्यादा कमलनाथ देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तमाम बातें नरोत्तम मिश्रा ने कही। इंदौर के प्रभारी मंत्री उनको हाल ही में बनाया गया है, जिसके बाद उनका पहला दौरा इंदौर का रहा, जहां पर उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग भी ली है। साथ ही तीसरी लहर से बचाव को लेकर बेहतर इंतजाम करने की बात भी कही है और भी कई बड़े दिशा निर्देश नरोत्तम मिश्रा ने क्राइसिस मैनेजमेंट और अधिकारियों को दिए हैं। मीटिंग में उनसे जानकारी भी ली और तीसरी लहर से किस तरीके से बचा जाएगा, इस पर भी तमाम बातचीत नरोत्तम मिश्रा ने क्राइसिस मैनेजमेंट के अधिकारियों से की और मीटिंग के साथ उन्होंने कई बड़े दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही तीसरी लहर से बचाव को लेकर भी बेहतर इंतजाम करने के निर्देश
नरोत्तम मिश्रा ने दिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गणेश तिवारी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता। गणेश, 2 दिवसीय दौरा है नरोत्तम मिश्रा का, क्या कुछ उसको लेकर फिलहाल अपडेट है? है नरोत्तम मिश्रा और इंदौर जिले का उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है। ऐसे में प्रभारी मंत्री बनने के बाद अब नरोत्तम मिश्रा का यह पहला दौरा है इंदौर का, जब वो इंदौर 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। ऐसे में सबसे पहले अगर नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले खजराना गणेश मंदिर पर दर्शन किए और जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको लेकर उन्होंने प्रार्थना की, और कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं, उन्होंने ऐसा भगवान गणेश के सामने उन्होंने विनती की। साथ ही उन्होंने कई निजी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए हैं। तमाम नेताओं और राजनेताओं से उन्होंने घर घर जाकर रात में मुलाकात भी की है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उन्होंने रात की डिनर भी उनके यहाँ पे किया। सबसे मुख्य बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा इंदौर आए हुए हैं और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग है उस मीटिंग पर भी शामिल हुए हैं, और तमाम जो तीसरी लहर को लेकर बचाव किए जाने हैं उन सभी बातों को लेकर कोर मैनेजमेंट। ठीक है, आप बने रहिए गणेश, हमारे साथ जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गणेश, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा अब दौरे पर आए हैं, इसी के साथ साथ उन्होंने कमलनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसमें क्या कुछ कहा उन्होंने? निश्चित तौर पर देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जहां उन्होंने बीजेपी की कोर ग्रुप की एक मीटिंग ली है, साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली है, इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तीखा हमला किया, वहीं कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कोरोना और कमलनाथ को एक ही करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2 के नामों से जो है पूरी मध्य प्रदेश को और पूरे भारत को खतरा है, पहला के यानी कि कोरोना और दूसरा के यानी कि कमलनाथ। तो इस तरह से पूर्व मंत्री गृह मंत्री ने नरोत्तम मिश्रा पर भी तीखा हमला किया है, कमलनाथ पर तीखा हमला किया है, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर जो है बेवजह की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमलावर होते हुए कमलनाथ पर आड़े हाथों लेते हुए उन पर तीखा हमला प्रचार भी किया। 2 दिवसीय गणेश दौरा है उनका, आज का भी दौरा है, क्या कुछ आज खास रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले अगर मुस्कान बात करें तो सबसे पहले उन्हें आज जो चुनाव आयोग है उसका उद्घाटन करना है। साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी कोर ग्रुप की एक मीटिंग मिली है जिससे 40 लोगों की समितियां बनाई जानी है, और साथ ही सबसे बड़ी चीज है कि 1500 बेडों के अस्पताल का भी शुभारंभ करना, जहां पर बच्चों का और महिलाओं को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए उस अस्पताल में उन बच्चों का इलाज हो सकेगा। साथ ही अगर बात करें तो ऐसे करीब 42 अस्पतालों को चिन्हित किया जाएगा, जहां पर इन अस्पतालों पर कोरोना की तीसरी लहर तक संभावित हॉस्पिटल रहेंगे, जहां पर इस तीसरी लहर अगर किसी तरह से इस कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराता है तो इन अस्पतालों पर इलाज किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर, और क्योंकि गृह मंत्री की अगर बात करें तो प्रभारी मंत्री यहाँ का इंदौर का बनाया गया, ऐसे में उनका पहला एक दौरा है प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद, तो तमाम राजनेताओं से वो समन्वय को लेकर भी रूबरू हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को लेकर भी बयान कहा है कि वो तमाम अधिकारी जो बहुत पहले से इंदौर में डटे हुए उनके ट्रांसफर भी स्थानांतरण पर भी बात कही है, और जल्द से जल्द उन्हें स्थानांतरण करने की बात भी कही है। तो तमाम मुद्दों को लेकर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर आए हैं, और मुख्य मुद्दे पर अगर बात करें। ठीक है गणेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर मुंबई से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल इरामनाशी न मिलने पर किन्नर ने पहले तो 3 महीने की बेटी को उसके घर से अगवा किया और उसके बाद उसे बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी जब मुंबई पुलिस को मिली तो अधिकारियों ने उस किन्नर समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा वाक्य मुंबई के कफपरेड इलाके का है, जहां पर एक दंपत्ति को 3 महीने पहले एक बेटी हुई थी, जिसकी खुशी में किन्नर अपने कुछ साथियों के साथ दंपत्ति के घर खुशी का इजहार करने के लिए पिता और माता के इनाम के तौर पर उनसे 1100 रुपए नगद, एक नारियल और एक साड़ी की मांग की थी।
किन्नर की इस मांग को बच्चे के घर वालों ने देने से मना कर दिया। फिर क्या, इनाम की राशि न मिलने पर किन्नर ने अपने एक पुरुष साथी के साथ मिलकर रात को इस बच्चे को घर से अगवा कर लिया। बच्चे के गायब होते ही घर में हंगामा मच गया और बच्चे की मां ने कफपरेड पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और खुलासा हुआ कि इनाम राशि न मिलने के चलते किन्नर ने बच्चे को अगवा कर उसे मार दिया है। मामले में अब किन्नर और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त में है। कफपरेड पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में एक 3 महीने की छोटी सी लड़की ये मिसिंग थी करके उनकी पेरेंट्स की तकरार से कलम 363 आईपीसी के अंदर एफआईआर दाखिल किया गया। इस एफआईआर की तपास के दरमियान ऐसा पता चला कि कई व्यक्ति इस लड़की के माँ बाप के पास आए थे और कुछ पैसे, साड़ी और नारियल की मांगनी किए थे। ये सब नहीं दिया करके इसकी गुस्से में इन्होंने इस छोटी सी लड़की को रात को उनको उठा के उनको एक खाड़ी के पानी में डाल के उनकी हत्या की। और इस मैटर में ये 2 संबंधित आरोपी जो है इनको गिरफ्तार किया गया और 363 के गुने में मर्डर के कलम 302, 201, 34 आईपीसी को समाविष्ट किया गया है और आगे की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। इस लड़की की मृतदेह शासकीय रुग्णालय में भेजा गया और इसमें पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट और इतर सर्व प्रक्रिया किया जा रहा है। मेरा बच्चा 9 बजे एक चक्का आया था। 9 बजे एक चक्का आके मेरे को बोला तेरा पैसा दे, तेरा घर में पोती आए। तो मैं बोला भाई मेरा पोती पैसा नहीं है, मेरा पोती का तो नायगांव मरी थी, उसका लिए बोला था तेरे को मैं 200 रुपये दिया है, अभी मैं नहीं पैसा दे सकती, करोना लगा है, काम धंधा नहीं है, जब होएगा तब मेरी लड़की आएगी नायगांव से, तब नायगांव से आएगा तब तू कुछ लेने ले बोल के बोला। ऐसा बोल के वो बाहर गया तो गया। हम लोग बच्चा सोया था 9 बजे, सोने के बाद हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद 10-11 बजे मैं सो गया, उसका माँ 1 बजे तक जागी थी। जागे से मैं 1:30 बजे उठी तो बच्चा था। बच्चे को मैंने कपड़ा डाली बदन पे, उसको सुलाई, फिर मैं सो गया। फिर सोने के बाद हमको नींद लग गया। नींद लगने का बिल्ली घर पे आया, बिल्ली ने उसने बर्तन गिराया तो हम उठ गए, जागे हो गया। 3-3:30 बज गए थे। तो हम लोग सब जगह ढूंढने लगा, आधा लोग पुलिस स्टेशन गया, आधा लोग इधर ढूंढने लगा, इधर कपड़े के बच्चे लोग भी सब जगह ढूंढने लगे। होना चाहिए, जब तक मेरा बच्चे का मैयत में करने नहीं देगा, उसको शिक्षा होना चाहिए, तब हम उसको मैयत करने देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके का ये मामला है, क्या कुछ इसमें फिलहाल अपडेट है? क्योंकि साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या कोई पूछताछ उनसे जारी है? देखिए मुस्कान, मुंबई के कफपरेड इलाके की ये बहुत ही बड़ी दुर्दैव घटना है। इनको झकझोर देने वाली घटना है कि एक गरीब परिवार के घर में एक बच्ची जन्म लेती है, उसके बाद बख्शिश के नाम पे जो किन्नर आते हैं। हालांकि ये परंपरा रही है मुंबई महाराष्ट्र की, हालांकि पूरे देश में तो ज्यादा नहीं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में ऐसा है कि जब भी कोई बच्ची या बच्चा पैदा होता है तो किन्नर आते हैं बख्शीश लेने के लिए। लेकिन बख्शीश के तौर पर लोग अपनी स्वेच्छा से देते हैं, न कि उनकी डिमांड होती है। अब ऐसे में जिस कर्नल ने डिमांड की थी, उसने 1100 रुपए, एक साड़ी और नारियल की डिमांड की थी, जो परिवार बेहद गरीब होने के कारण उनको देने में असमर्थ था। उन्होंने समय भी मांग की थी कि ठीक है थोड़ी चीजें हम देंगे, लेकिन किन्नर नाराज होकर चला गया। उसके बाद देर रात उस बच्चे का न सिर्फ किडनैपिंग किया बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बड़ी दुर्दैव घटना है कि उसने पूछताछ में जानकारी मिली कि उसने बच्चे के गर्दन पे पैर रखकर उसका गला दबा दिया, उसके बाद उसको फेंक दिया। इसके बाद पूरा परिवार आनंद फानंद में बच्ची के ढूंढने लगा। 3 महीने की बच्ची, बेहद मासूम बच्ची के लोग ढूंढने लगे। ऐसे में जब मुंबई पुलिस को जानकारी, मुंबई पुलिस ने पूरी सरगर्मी से कई टीम बनाई और जांच शुरू की, तो पता लगा कि इसी किन्नर ने जो है उसको अगवा किया था, उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। तो सत्यप्रकाश, फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई इस पर की है? देखिए, हत्या के आरोप में किन्नर और उसके पुलिस साथी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये जो दुर्दैव घटना वो बेहद चौंकाने वाले। हालांकि मुंबई के कई इलाके में इस तरह की चीजें सामने आती है कि किन्नर जब बख्शीश लेने आते हैं तो काफी नाराज हो जाते हैं। हालांकि जो उनकी डिमांड रहती है उनके हिसाब से नहीं दिया जाता, वो नाराज हो जाते हैं।
अब ऐसे में मुंबई पुलिस या प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा कि इस तरह से बख्शीश की आड़ में जो किन्नरों की गुंडागर्दी चल रही है या फिर उनका जो मनमानी चल रही है उस पर रोक लगना है। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये जो किन्नर पकड़े गए हैं उनके कितने और आरोप हैं और इस तरह से कहाँ इन लोगों ने ऐसे अपराधों का अंजाम दिया है। सत्यप्रकाश, परिवार की फिलहाल क्या कुछ मांग है अब? देखिए, जाहिर तौर पर 3 महीने की मासूम बच्ची तो चली गई, परिवार बेचारा सदमे में है, लेकिन परिवार बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उस सदमे से निकला जाए। लेकिन परिवार न्याय की मांग कर रहा है कि उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसे में मुंबई पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए कि इसके पीछे असली कारण क्या था जो अगवा किया गया है। लिहाजा कोई पुरानी रंजिश थी या फिर और कुछ। लेकिन सत्यप्रकाश, परिजनों ने जिस तरीके से बताया, उन्होंने तमाम बातें यही बताई कि किस तरीके से जब किन्नर आए उनके घर पे, उन्होंने जब इनाम राशि नहीं दी, इस वजह से ही इस बच्चे को, मासूम बच्चे को गिरफ्तार किया, माफ कीजिएगा, इस बच्ची को अगवा किया गया था और उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन किन्नर जो समाज में एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, माना जाता है कि वो सबको दुआएं देते हैं, उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए मुस्कान, सबसे पहले आपको बता दें कि किन्नरों का जो आवागमन रहता है, वो किन्नर जब किसी के घर जाते हैं या आशीर्वाद देने की बात करते हैं तो लोग सबसे पहले डरते हैं कि किन्नर कहीं उनको श्राप न दे। लिहाजा उनकी खुशी के लिए उनकी जो डिमांड रहती है उस डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन चूंकि परिवार गरीब है, चूंकि लोग देने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो जो किन्नर डिमांड करते हैं उनकी अनुसार तो नहीं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से जरूर उनको कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। इस दौरान तमाम जो किन्नर आते हैं वो कभी कभी उनको श्राप देने की भी बात करते हैं, हम श्राप दे देंगे या तुम्हारे साथ अश्लील हरकतें करेंगे। इससे भी लोग डरते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान भी इस तरह की चीजें सामने आती है। लिहाजा इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया की बेहद जरूरत है, क्योंकि लगातार बसों ट्रेनों में भी देखा जाता है कि किन्नर जब सफर के दौरान लोगों से मिलते हैं तो परेशान भी करते हैं, कभी कभी पैसे जबरदस्ती उनसे छीन लेते हैं लोगों से। तो ये भी कहीं न कहीं बेहद चिंताजनक बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।